तो पिछले क्लास में हम लोगों का जो है आर्टिकल 21A बताए थे, है ना। आर्टिकल 21A में जो है हम लोग बताए थे कि आर्टिकल 21A में जो है ये जोड़ा गया था। ये चूँकि मूल संविधान में जो है शामिल नहीं था, इसको जो है बाद में जोड़ा गया है ना। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है इसको? 86वां ना, छियासवां जो है 86 जो है संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन जो है एक्ट 2000 में 2002 में जो है इसको जोड़ा गया है, यही ना। तो 86वां संविधान संशोधन जो है अगर देखें तो जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो है पीटी में पूछ लेता है। इसके द्वारा जो है आर्टिकल 21A जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है इसमें? 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है ना। मुफ्त जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके पहले जो है शिक्षा कहाँ पे था? तो राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वहाँ पे जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया था कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो है राज्य क्या करेगा कि लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है प्रयास करेगा। तो वो राज्य में वो दिया हुआ था, लेकिन जो है राज्य में वहाँ पे और यहाँ पे दोनों में अंतर है। जो राज्य में दिया गया था वो आपका जो है आर्टिकल 45 में है। तो वहाँ पे जो दिया गया था उसमें सिंपल सा चीज़ था कि वो बाउंडेशन नहीं था राज्य पे, वो राज्य पे बाउंडेशन नहीं था कि राज्य को जो है राज्य अपने अनुसार न क्या करेगा कि अगर उसके पास जितना संसाधन है उसी के हिसाब से शिक्षा देगा लोगों को, वहाँ बाउंडेशन नहीं था। तो राज्य अपने हिसाब से क्या करता था लोगों को, ऐसा नहीं कि उस समय भी मुफ्त शिक्षा नहीं मिलता था, लेकिन वो सीमित संसाधनों पे मिलता था। लेकिन यहाँ पे जो है जब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो राज्य को हर बच्चों को, जो भी 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसके लिए जो है मुफ्त शिक्षा उसको अनिवार्य रूप से प्रदान करना है राज्य को, ठीक है। अब राज्य इसके लिए क्या करेगा? अब इसके लिए राज्य क्या करेगा? तो मुफ्त शिक्षा सबको मिले, तो ऐसा तो है नहीं कि घर से सबको पकड़ के लाएगा कि भाई आप शिक्षा लो, नहीं। इसको क्या करना है? अवेलेबल करवाना है। तो अवेलेबल क्या करवाना है? स्कूल्स। पहले क्या होता था कि जो है 20 गाँव के बीच में एक स्कूल्स होता था। हर गांव में स्कूल्स तो नहीं होता था। तो सुनते होंगे अपने पापा का समय का कहानी कि पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाते थे, कोई 7 किलोमीटर दूर जाता था। क्यों? क्योंकि जो है 7 किलोमीटर के बीच में एक स्कूल होता था। तो क्या था? सीमित संसाधन में एक स्कूल था ना, राज्य के पास पैसा जितना था उसमें एक स्कूल वो बनाता था, उसमें वो टीचर्स जो है अवेलेबल करवाता था। लेकिन जब अनिवार्य हो गया तो फिर राज्य को क्या करना है कि हर किसी को शिक्षा मिले। तो कोई 7 किलोमीटर दूर तो नहीं जा पा रहा है, उसके पास साधन नहीं है, तो वो तो उसको तो शिक्षा नहीं मिलेगा ना। तो वैसा लोग क्या करेगा? तो वैसे लोगों को शिक्षा कैसे मिलना चाहिए? तो उसके गांव में ही स्कूल्स मिलना चाहिए, प्राइमरी कम से कम। तो अब क्या हुआ कि जब मूल अधिकार बन गया और उसके बाद जो है 2009 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पास हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है 1 अप्रैल 2009 से लागू हो गया। उसके बाद हर गांव में प्राइमरी स्कूल्स जो है बनना स्टार्ट हो गया। हर गांव में स्कूल्स एक होना चाहिए जो जिससे उस गांव का बच्चा जो है वहाँ पे पढ़ सके, ठीक है। तो 2009 के बाद जो है क्या हुआ कि हर गांव में स्कूल्स जो है बनना स्टार्ट हो गया, प्राइमरी स्कूल्स। इसलिए देखिए 2009 के बाद जो है शिक्षक की भर्ती खूब ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो है शिक्षकों की आवश्यकता था, लेकिन सबको पेमेंट नहीं दे सकते थे परमानेंट। तो जो है पारा शिक्षक की भर्ती करना स्टार्ट कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की भर्ती करना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि स्कूल्स में वो संचालित कर सके पढ़ाई को, ठीक है। तो ये जो है शिक्षा का अधिकार का जो है अधिनियम आर्टिकल 21A, और उसमें क्या है
6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसी में बाद में जोड़ा गया है 2009 में जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम जोड़ा गया 2009, और उसके तहत जो है सभी को निःशुल्क जो है मुफ्त शिक्षा अनिवार्य रूप से देना जो है कर दिया गया। क्लियर? इसी में जो है एक और पार्ट था कि जो है 25% आरक्षण की व्यवस्था भी किया गया है। इसी अधिकार के तहत जो है 25% जो है आरक्षण की व्यवस्था भी किया गया है। तो कहाँ किया गया है? निजी विद्यालय में। जो प्राइवेट स्कूल्स है, सरकारी स्कूल में तो 100% सबके लिए ओपन है, लेकिन जो है प्राइवेट जो भी स्कूल्स हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, है ना, उन स्कूल्स में जो भी सीट्स हैं, मान लीजिए अगर 100 सीट्स है स्कूल्स में, तो उसमें 25 सीट क्या है, 25% सीट क्या होगा? रिजर्व होगा। किसके लिए रिजर्व होगा? जो गरीब बच्चे हैं, जो बीपीएल जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको जो है निःशुल्क शिक्षा देने के लिए जो है 25% उनको सीट्स जो है क्या करना है? रिजर्व करना है। तो कोई भी प्राइवेट स्कूल्स है, चाहे डीपीएस हो, डीएवी हो, है ना, लोयला कॉन्वेंट हो, सुरेंद्र नाथ हो, कोई भी स्कूल्स है ना, उन सब को जो है 25% जो है सीट्स रिजर्व रखना होता है। और ये सीट्स पर कौन आ जाते हैं? जो गरीब जो बच्चे होते हैं, वो कोई भी हो, कास्ट से नहीं मतलब है, वो गरीब होना चाहिए। जो बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो भी बीपीएल लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं 25% जाते हैं, और उनका जो है फीस वगैरह सब माफ़ होता है। ठीक है, इस पर एक बहुत अच्छा मूवी आया था, हिंदी मीडियम देखे होंगे मूवी, हिंदी मीडियम मूवी देखे हैं? क्यों नहीं देखे हैं? नहीं देखे कोई? हिंदी मीडियम मूवी देखना चाहिए। उसमें जो है, उस मूवी में इसका यूज़ किया गया 25% आरक्षण का। हिंदी मीडियम मूवी में क्या होता है कि उसमें जो है देखिएगा कि जो है एडमिशन नहीं हो पाता है, एक रईस होता है, एडमिशन नहीं हो पाता है, तो क्या करता है? एडमिशन करवाने के लिए जो है उसको कोई तरीका बताता है कि आप गरीब बन जाओ, गरीब बन जाओगे तो एडमिशन हो जाए कोटा से, तो गरीब बन जाता है ना। तो दिखता है कि एक अमीर आदमी कैसे गरीबी से जीता है और जो है गरीब बन जाता है, और उसमें उसका बेटा का एडमिशन हो जाता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति जो गरीब होता है, उसका हक वो मार लेता है ना। तो ये होता है, ये अभी भी चलता है कि जो बीपीएल नहीं है, बीपीएल कार्ड बना लिए हैं और एडमिशन करवा लेते हैं। ठीक है, तो यही जो है। चलो अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 22 में। ये आर्टिकल 21 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें मोटा मोटी यही 3 चीज़ समझना था। आर्टिकल 22 में हम लोग देखें, तो इसमें जो है दिया हुआ है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। चलिए मेरा को मार्कर। ठीक है, अब इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक है गिरफ्तारी और दूसरा वर्ड है निरोध। ठीक है, एक वर्ड है इसमें गिरफ्तारी, अरेस्ट। ठीक है, गिरफ्तारी है और दूसरा है निरोध।
इसको हम लोग निवारक निरोध भी बोलते हैं, निवारक निरोध। प्रिवेंशन डिटेंशन इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध, इन दोनों में क्या अंतर है? दो वर्ड्स हैं, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध, इन दोनों में क्या अंतर है? गिरफ्तारी समझते हैं, कब गिरफ्तार किया जाता है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कब किया जाता है? कब? जब कानून का आप उल्लंघन करते हैं तभी ना। बिना कानून का उल्लंघन किए आपको गिरफ्तार तो कोई नहीं कर सकता है। तो कानून का उल्लंघन क्या होता है? जो विधि बना हुआ है, हर चीज़ का जो है परिभाषा दे दिया गया है, हर चीज़ का जो विधि है। तो विधि हम लोग दो तरीके से हम लोग देखते हैं ना। एक विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। एक विधि जो बना है, लॉ बना है, वो है क्रिमिनल लॉ, है ना। क्रिमिनल लॉ जो है वो उसको बोलते हैं पेनल्टी लॉ होता है, मतलब वो दंड वाला होता है। दूसरा होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है कि ये जो है सिविल लॉ शादी विवाह हो, है ना, या तलाक हो, ठीक है, या ज़मीन विवाद हो, ठीक है, या मान लीजिए कि संपत्ति का बंटवारा करना हो, ये सब सिविल लॉ में आ जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके का लॉ बना हुआ है। तो हम लोग जो दंड का जो प्रोविज़न है वो क्रिमिनल लॉ में होता है, पेनल्टी दिया जाता है किसी को भी, ठीक है। तो दंड का प्रोविज़न जो है वो पेनल्टी लॉ में हम देखेंगे तो परिभाषित किया हुआ है। आप देखिएगा तो जो है आईपीसी का सेक्शन में बटा हुआ है, आईपीसी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो हर कार्य करने का, कोई भी कार्य आप करेंगे, कोई ना कोई कार्य करेंगे तो कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है किससे? जो आईपीसी कोड है, जो सेक्शन है, जिसमें बताया गया है कि आपका ये कार्य क्या है, दंड के अधीन आता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी को देख के मुस्कुराए, किसी को देख के मुस्कुराए, तो मुस्कुराना जो है अपराध है या नहीं है? मुस्कुराना का अलग अलग एंगल भी हो सकता है है ना, मुस्कुराने का अलग अलग एंगल भी है। अब मान लीजिए आपका दोस्ती है तो आप मुस्कुरा दिए देख के तो समझ में आता है, लेकिन दोस्ती नहीं है, पहचान नहीं है, फिर भी देख के मुस्कुरा दे रहे हैं, तो अगला तो संशय में आ जाएगा कि भाई हमको देख के क्यों मुस्कुराया, है ना। नहीं, तो इसका भी अलग अलग है, लेकिन परिभाषा उसका है कि मुस्कुराने पे जो है आपको दंड लग जाएगा, उसका तो है ही नहीं परिभाषा। मुस्कुराने पर तो रोक नहीं है ना। लेकिन किसी को आप जाकर 2 थप्पड़ लगा दिए, 2 चाटा आपने लगा दिया उसको, तो उसका भी परिभाषा है। किसी व्यक्ति को जाकर आप 2 चाटा लगा दीजिएगा तो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को मार नहीं सकते हैं। क्यों मारेंगे आप? क्यों मारेंगे? नहीं मार सकते हैं, तो क्रिमिनल ऑफेंस में आ गया। क्यों? क्योंकि वो परिभाषित है कि आप किसी व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते, किसी व्यक्ति को आप मार नहीं सकते हैं। अगर मारेंगे तो व्यक्ति कंप्लेन कर देगा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो हर चीज़ का ना ऑफेंस बनाया हुआ है, क्रिमिनल क्राइम का परिभाषा बनाया हुआ है। यही हम 2 थप्पड़ जो है अपने बच्चे को लगा देते हैं तो ऑफेंस नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को मारना जो है ऑफेंस में है नहीं, क्योंकि उसको गलती करने पर मारते हैं हम, उसको सुधारने के लिए मारते हैं तो ऑफेंस नहीं है। लेकिन यही अगर पड़ोसी को मार देंगे तो ऑफेंस में आ जाएगा, है ना। तो उसका अलग अलग उसका जो है परिभाषा और एंगल है, क्लियर। तो इसलिए जो है वो परिभाषित किया हुआ है, उसी के आधार पर जो भी आप वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, वो आपका दंड के अधीन या क्राइम के अधीन आता है या नहीं आता है। जैसे अपना खेत आप जोते तो क्राइम के अधीन नहीं आया, लेकिन दूसरा का खेत अगर जोत दीजिएगा तो क्राइम के अधीन आ जाएगा, आएगा ना। तो क्यों? क्योंकि वो परिभाषित किया हुआ है कि आप दूसरे का ज़मीन पर जो है आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो क्राइम के ऑफेंस में आ जाएगा, क्लियर। तो इसका जो है बनाया हुआ है पूरा पूरा परिभाषा, और उसके लिए जो है दंड जो है निर्धारित किया गया है। तो जब भी आप उस जो परिभाषा बनाया गया है, जब भी आप उस विधि या लॉ का उल्लंघन कर दें, जब विधि और लॉ का उल्लंघन कर देते हैं तो फिर क्या होगा? आप क्रिमिनल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिभाषा ये है कि अगर ये आप कार्य करेंगे तो आप क्या करेंगे? क्राइम कर दिए, समझ में आया? तो क्राइम जब करेंगे तो क्राइम के लिए सज़ा का भी प्रोविज़न है, और सज़ा तब मिलेगा जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करेगी।
तो गिरफ्तारी क्यों हुआ? कि आपको जो है सज़ा दिलवाने के लिए, ठीक है। तो ये गिरफ्तारी है, ठीक है। तो ये हो गया क्राइम। ये गिरफ्तारी कब होगा? जब आप क्राइम करेंगे, वो कार्य कर लेंगे, समझ में आया? आप बोले कि हम उसको जाकर 2 थप्पड़ मार देंगे, मतलब जो है आपने अपने दोस्त को बोला कि हम जो है उसको 2 थप्पड़ मारेंगे, बोल तो दिया। अब वो दोस्त जाकर उसको बोल दिया कि देखो आज तुमको मारेगा वो 2 थप्पड़, 2 चाटा आज तुमको मारेगा। वो पुलिस में गया कि भाई हमको 2 चाटा मारने वाला है, तो उसको पुलिस अरेस्ट करेगी? नहीं करेगी, मारा नहीं ना है। अरे मारने वाला मारा कहाँ है यार? मारेगा तब ना उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो गिरफ्तारी कब होगा? जब कार्य हो जाएगा, समझ में? जब कार्य हो जाएगा, जब वो मार देगा तब जाके वो जाके पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएगा और फिर उसको जो है गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा कि भाई आपने क्यों मारा? आपने मारा तो हाँ मारा, क्यों मारा? इसलिए मारा, तो गलत है तो सज़ा मिल जाएगा। तो ये गिरफ्तारी हो गया। निवारक निरोध अलग है, जिसको हम लोग बोलते हैं निरोध। जो निवारक निरोध है ये तब का कहानी है जब आप उसको मारने जाना बोलें, आप बोलें कि हम उसको 2 चाटा मारेंगे, बोले तो आप बोले हैं तो आप हो सकता मारेंगे उसको, इतना हम सीरियसली होकर बोले कि मारेंगे तो मार सकते हैं। तो आपको मारने से रोकना होता है कि आप उसको मार ना दें, इसलिए रोकने के लिए क्या होता है? निवारक निरोध होता है। मतलब क्राइम यहाँ पे क्या है? हुआ नहीं है, क्राइम को होने से रोकना है, समझ में? यहाँ पे क्राइम को होने नहीं देना है। तो क्राइम को जब होने नहीं देना है तो कौन सा लग जाएगा? निरोध वाला, निवारक निरोध। क्राइम हो गया है तो कौन सा आ जाएगा? गिरफ्तारी वाला। तो ये निरोध वाला क्या है? इसके लिए कानून बनाया जाता है। निवारक निरोध जो है पार्लियामेंट कानून बनाती है। जैसे मान लीजिए टाडा है ना, जैसे टाडा, पोटा है ना, या फिर जो है बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, समझ में? तो ये कब होता है? कि जब कोई भी क्राइम, कोई भी ऐसा क्राइम आप करने जा रहे हैं जिससे देश की अखंडता को खतरा हो या देश के इंटरनल सिक्योरिटी पर जो है खतरा आ जाए, तब जैसे मान लीजिए आतंकवादी घटना करने जा रहे हैं, नक्सलवादी घटना करने जा रहे हैं, ठीक है, देश के जो है अखंडता को तोड़ने वाला कोई घटना करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको इसके तहत जो है रोका जाता है। मतलब आप वो घटना ना कर दें, आप जो है बम विस्फोट ना कर दें। आतंकवादी घटना, आप बम विस्फोट करने जा रहे हैं, कहीं सूचना मिला कि ये व्यक्ति जो है यहाँ से बम विस्फोट करेगा, तो पहले उसको क्या करते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्य जो है वो कर ना सके, ठीक है। तो ये दोनों में क्या अंतर समझ में आ गया ना, गिरफ्तारी और निवारक निरोध। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। एक है क्राइम करने के पहले गिरफ्तार करना, एक है क्राइम करने के बाद गिरफ्तार करना, और दूसरा है क्राइम करने से पहले गिरफ्तार करना। बस दो यही अंतर समझना है। एक क्राइम होने नहीं देना है, एक क्राइम होने के बाद जो है गिरफ्तार करना। अब उसके बावजूद भी जो है, उसके बावजूद भी हमारा संविधान में जो है गिरफ्तारी और निवारक निरोध पे भी जो है संरक्षण लोगों को दिया गया है। अगर क्राइम हो गया और आपको गिरफ्तार किया गया तो भी कुछ अधिकार आपको दे दिया गया है कि भाई आपको ये अधिकार आपके पास रहेगा, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए निवारक निरोध के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है तो भी आपको जो है ये अधिकार दिया गया है, कुछ संरक्षण दिया गया है। यही संरक्षण कहाँ पे है? आर्टिकल 22 में, ठीक है। आर्टिकल 22 में जो है आपको गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण दिया गया। क्लियर? तो क्या क्या संरक्षण है? जैसे मान लीजिए संरक्षण में पहले गिरफ्तारी में आते हैं। तो गिरफ्तारी में संरक्षण क्या है? पहला कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को, तो गिरफ्तारी का कारण तो बताना होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जिसका जो भी पुलिस का मन करेगा, गिरफ्तार तो पुलिस ही करेगी, तो उसको गिरफ्तारी के कारण बताना होगा।
कि भाई आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो है पहला जो अधिकार आपको क्या दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार करता है, कोई भी पुलिस अगर गिरफ्तार करता है तो आपको गिरफ्तारी का कारण पुलिस को बताना पड़ेगा। ठीक है, क्यों गिरफ्तार किया, तो जो है गिरफ्तारी का कारण जानना। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपको है। इसी को बोलते हैं भाई कोई गिरफ्तार करने, मूवी में देखे होंगे ना, कोई गिरफ्तार करना है तुरंत बोलिएगा वारंट दिखाइए भाई, वारंट है आपके पास, पूछता है ना, पिक्चर में देखे होंगे, पूछता है वारंट है, तो वारंट क्या होता है, वो कारण होता है। बोला वारंट दिखाइए भाई, क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो वारंट में लिखा रहता है किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, किस कारण से गिरफ्तार किया जाए, इसने मर्डर किया है, चोरी किया है, डकैती किया है, क्या किया है, इस कारण इसको गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, ठीक है। तो पहला है कि आपको जो है जानने का अधिकार है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अगर हमको गिरफ्तार पुलिस करेगी तो हमको जानने का अधिकार है कि पुलिस हमको क्यों गिरफ्तार कर रही है। ऐसा तो नहीं कि मतलब रोड पे हम जा रहे हैं, पुलिस आए, हमको उठा के बोले चलो थाने, चलो थाने में ले जाकर जो है गिरफ्तार करके डाल दी, और बता भी नहीं रही है कि भाई तुमको क्यों गिरफ्तार। हम पूछ रहे हैं कि भाई हमको क्या गलती है, हमने क्या किया, क्यों गिरफ्तार किया। पुलिस बोल रही है कि बहुत ज़्यादा बोलोगे तुम, पुलिस तो पुलिस है, बोलती है ना, बहुत ज़्यादा बोलोगे, और पिटाई करना स्टार्ट कर दी, तब क्या कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि रोड पे आप जा रहे हैं और पुलिस जो है, पुलिस का गाड़ी आई और जो है आपको बोले कि भाई बैठो जीप में, तो बोले कि काहे बैठे हैं, बोले बैठते हो कि नहीं बैठते हो, है ना, कि बताए तुमको यहीं पे हम अभी, आप डर गए, कहीं पिटाई उटाई नहीं कर दें, बैठ गए जीप में, ले जाकर थाने में बंद कर दी। आप पूछे कि भाई हमको क्यों बंद कर दिए हैं, बोले बताएंगे ना तुमको, बाद में बताएंगे। और रात भर जो आपको पिटाई की कि तुम चोरी किया था ना, कहाँ था तुम, कहाँ था तुम, समझ में, तो आप क्या कीजिएगा, तब क्या कीजिएगा, आपको बंद करके थाने में रख दिया। आपको तो जानने का अधिकार था, लेकिन जहाँ बताया नहीं गया, वारंट दिखाने का अधिकार था, वारंट देखने का दिखाया नहीं गया, और आपको जो है पुलिस ले जाके बंद करके पिटाई कर दी, और रात भर 2 दिन रखी आपको, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ कीजिएगा कि पिटाते रहिएगा, कुछ कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्या करेंगे, पूछेंगे, पूछिएगा तो फिर 4 घंटा मारेगा। यहाँ तो बताने का अधिकार नहीं है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया, तो वकील कहाँ से रखिएगा, ये तो दूसरा अधिकार है ना। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको बिना वारंट का अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो इलीगल गिरफ्तारी है ना, इलीगल है, क्योंकि किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट लेना होता है अरेस्ट करने के लिए। बिना वारंट का अगर आपको गिरफ्तार करेगी तो इलीगल गिरफ्तारी है। तो जब इलीगल गिरफ्तारी अरेस्ट करेगी पुलिस, तो आप क्या कीजिएगा, आप कोर्ट जाइएगा ना। फंडामेंटल राइट है ना कि विधि के अनुसार छोड़कर, विधि के अनुसार छोड़कर आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये फंडामेंटल राइट है आपका, कि विधि को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी ऐसा आधार नहीं है कि जो है आपको कोई आपके दैहिक स्वतंत्रता या प्राण से कोई वंचित कर दे। अगर कोई करता है तो आप क्या कीजिएगा, इसका मतलब है कि आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया, क्योंकि विधि के अनुसार हमको गिरफ्तार नहीं किया, तो क्या हो गया, मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया ना। तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तब क्या होगा, हम कोर्ट में जाएंगे ना। आप नहीं जाइएगा, आपके तहत आपके परिवार कोई भी जाएगा कि भाई देखिए मेरे जो है भाई को जो है पुलिस जो है अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है, अवैध रूप से,
हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सिंपल सा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है तो सीधे हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर जाके बोलेंगे तो हाई कोर्ट पुलिस से पूछेगी कि भाई आपने क्यों गिरफ्तार किया, किस बेस पर गिरफ्तार किया, तो क्या आ गया, तो हाई कोर्ट जब जारी करती है क्या जारी करेगी, रिट। और कौन सा रिट जारी करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। मतलब किसी को भी अवैध रूप से अगर बंदी बना लिया जाता है तो हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है जारी करती है और पूछती है कि आपने इसको क्यों गिरफ्तार किया है, और अगर कारण सही नहीं होता है तो रिलीज करने का हुक्म देती है। तो इसलिए पुलिस जो है अगर इलीगल तरीके से गिरफ्तार करता है तो आप कोर्ट जाइए कि भाई हमको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया। अगर लीगल तरीके से है तो क्या लीगल तरीका है, गिरफ्तारी जानने का अधिकार, ये लीगल है कि भाई हमको गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्या जो है गिरफ्तार किए जाने का जो है कारण क्या है, समझ में। तो ये पहला अधिकार है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए आपको गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया गया कि भाई आपको इस कारण हम गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको कारण बता दिया गया, तो फिर दूसरा अधिकार आपके पास है कि आप अपने जो है पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है अपने पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है कि आप जो है कोई भी जो है वकील से परामर्श करने का जो है आपको अधिकार यहाँ पे दिया गया है कि आप अपने किसी भी पसंद के वकील से, जो भी आपको पसंद है, कोई जरूरी नहीं पुलिस बोलेगा इसी वकील से बात कीजिए, नहीं, आप अपने पसंद के वकील से बात करेंगे। तो अपने पसंद के वकील से जो है आप जो है परामर्श कर सकते हैं। और तीसरा है कि पुलिस को जो है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास चल ही नहीं रहा कोई, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है पेश करना होगा, ठीक है। कोई भी पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर में जो है उसको पेश करना होगा, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर में जो है उसमें आने और जाने का समय छोड़कर होता है। जैसे मान लीजिए कि जो है पुलिस अगर आपको पेश करने में जो जाती है लेके मजिस्ट्रेट के सामने, तो ले जाने में हो सकता है उसको 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, है ना। कहीं जाम ट्रैफिक फंस गया तो 5 घंटा भी लग सकता है। तो वो घंटा नहीं काउंट होता है, वो छोड़कर जो है जब गिरफ्तार किया जाता है और जब पेश किया जाता है दोनों के बीच में 24 घंटा होना चाहिए, ठीक है। 24 घंटे के अंदर में पेश करना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन होता है कि अगर मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर में कोई छुट्टी आ गया तो फिर वो 24 घंटा नहीं होता है, क्योंकि छुट्टी तो छुट्टी होता है, काउंट होता नहीं। इसलिए देखिए कभी कभी क्या होता है, सैटरडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, संडे छुट्टी हो गया, सैटरडे को गिरफ्तार किया, सैटरडे पूरा पार हो गया, संडे पार हो गया, मंडे को ही जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। या मान लीजिए कोई बीच में छुट्टी 2 अक्टूबर आ गया, अब मजिस्ट्रेट तो बैठेगा नहीं, तो वो काउंट नहीं होता है। ये एक्सेप्शन होता है कि जो छुट्टी होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन 24 घंटे के अंदर में पेश करना होता है। अब मान लीजिए शाम को गिरफ्तार किया, मान लीजिए सैटरडे को 4 बजे गिरफ्तार किया, तो अगले 4 बजे तक उसका टाइम होगा संडे तक, और संडे को छुट्टी है तो 5 पेश करेगा, तो फिर मंडे को करेगा ना, तो कितना देर रख लिया उसको, 48 घंटा रख लिया ना, तो वहाँ पे काउंट नहीं होगा। क्लियर। चलो तो पहला पार्ट लिख लो, उसमें आर्टिकल 22 तो हेडिंग लिख लिए हैं,
है ना, उसमें लिख लें गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। उसमें लिखिए कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण दिया गया है लाइन चेंज कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। गिरफ्तारी से तीन प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। पहला, गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। दूसरा, विधि व्यवसायी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वकील, ब्रैकेट में वकील से परामर्श करने का अधिकार। परामर्श करने का अधिकार। और तीसरा, 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। उसी में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यात्रा एवं छुट्टी का समय अलग। यात्रा एवं छुट्टी का समय अलग होता है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लेकिन 2 प्रकार के लोगों को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। लेकिन 2 प्रकार के लोगों को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। पहला, शत्रु देश का नागरिक। शत्रु देश का नागरिक। और दूसरा, निवारक निरोध कानून के तहत
प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया गया हो। जिसे गिरफ्तार किया गया हो, समझ में आया? तो इसमें जो है दो लोगों को जो है इस तरह का संरक्षण नहीं मिलता है। जो गिरफ्तारी के समय में जो है 3 प्रकार का संरक्षण दिया जाता है। कारण जानने का अधिकार, वकील करने का अधिकार, और तीसरा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किए जाने का अधिकार। ये 3 तरीके का जो है राइट्स मिलता है। किनको नहीं मिलता है? तो पहला, जो भी शत्रु देश के नागरिक हैं, जो भी हमारा शत्रु देश है, उनको अगर गिरफ्तार करेंगे तो उनको इस तरीके का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। अब वो भी आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा बताइए भाई हमको क्यों गिरफ्तार किए, हमको वकील अवेलेबल करवाइए। पाकिस्तान का पहुंच गया नागरिक, अब वो मान लीजिए हम उसको शत्रु देश के श्रेणी में रखे हुए हैं, ये हमारा शत्रु देश है। जो शत्रु देश कौन? जो हमको हार्म पहुंचाता है ना, जो हमारा क्या करता है, नुकसान करता है, वो शत्रु है, चाहे वो कोई भी देश हो। तो कोई भी देश ऐसा है जो नुकसान पहुंचा रहा है, तो वैसे देशों पे जो है हम कार्रवाई कर सकते हैं। और दूसरा है निवारक निरोध के तहत जब गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर वहाँ पे जो है इस तरीके का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार करेंगे तो इस तरीके का संरक्षण नहीं है। निवारक निरोध में तो गिरफ्तार एक बार हो जाएगा ना, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार हो जाइएगा, 3 महीने तक बेल नहीं मिलना है। 3 महीने तक, उसके बाद ही कुछ हो, उसके बाद भी अगर पुलिस चाह लेगी तो 3 महीने और ले लेगी एक्सटेंशन। लेकिन उसके लिए है देना पड़ेगा पुलिस को जो है कारण कि क्यों हम उसका जो है रिमांड हम बढ़ा रहे हैं। तो रिमांड में एक बार ले लिया आपको तो 3 मंथ तक पुलिस आपको रिमांड में रखकर जो है भूसा बना देगी आपको, समझ में? तो जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, जैसे NIA हो गया, ठीक है, ये सब जो गिरफ्तार करते हैं ये सब निवारक निरोध में ही करते हैं। उनको सिर्फ शक होना चाहिए कि या कोई लिंक मिलना चाहिए कि इस व्यक्ति का तार जो है इस घटना से जुड़ा हुआ है। तो लिंक मिल जाएगा तो वो आएंगे और आपको उठा के लेके चले जाएंगे और 3 महीना तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। ठीक है, तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जो है हमको जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुँचाइए, बेल हमको दीजिए। मजिस्ट्रेट के सामने जा देंगे तो क्या कीजिएगा? बेल मांगिएगा ना, भाई हमको बेल दीजिए, जमानत दीजिए, है ना, कि हमको जमानत दीजिए। लेकिन जो है जब जहाँ पे 3 महीना तक जमानत ही नहीं मिलेगा तो वहाँ पे जाके क्या कीजिएगा? है ना, तो इसलिए जो है 2 है जिसमें जो है एक्सेप्शन है, जिसमें जो है इस तरीके का जो है प्रोविज़न नहीं है। एक शत्रु देश के नागरिकों को और दूसरा है निवारक निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलता है। गिरफ्तारी हुआ सर ये किसका? अभी जैसे हमने सर एडी गिरफ्तार किए हैं सर, ये सरविन के जो दोनों को तो सर की एडी किए हैं सर, तो ये वो अलग चीज़ है। हाँ, वो अलग चीज़ है। वो ईडी वाला जो मामला है वो विधि के अंतर्गत है। ईडी का जो है अपना विधि बना हुआ है। कोई भी जो है अवैध रूप से जो है या हवाला का पैसा रखता है तो उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, वो विधि है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं ना कि उस विधि के तहत जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसमें जो है बेल उसमें मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बेल मिलता है लेकिन बहुत मजबूत रीजन होना चाहिए। संजय सिंह को बेल नहीं मिला, ईडी उसको भी गिरफ्तार किया लेकिन उसको बेल मिल गया, ठीक है, क्योंकि उसका जो है रीजन बहुत मजबूत था। तो रीजन जब मजबूत होता है तो आपको बेल मिल जाता है, लेकिन चूँकि बेल जब आप मांगिएगा तो ईडी विरोध करेगा तो भाई इसको बेल नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ये अगर बेल से बाहर आ जाएगा तो जो है चीज़ों को क्या करेगा, मैनिपुलेट कर देगा या मान लें कि एविडेंस ख़त्म कर सकता है, इसलिए विरोध किया जाता है, समझ में? तो वो डिपेंड करता है जज के ऊपर। जज के पास अगर आप आर्गूमेंट बहुत बेहतरीन दे रहे हैं और जज को लग जाता है कि नहीं
बेल मिलना चाहिए तो दे देता है, ठीक है। अगर मान लिया आपने बेल मांगा, ईडी ने विरोध नहीं किया तो बेल मिल जाता है। जैसे संजय सिंह को बेल मिल गया, ईडी विरोध नहीं किया, बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं बेल। अरविंद केजरीवाल का बेल नहीं होने दे रहा है, नहीं मिल रहा। हेमंत सोरेन का बेल नहीं होने दे रहा है, ईडी विरोध कर रहा है, तर्क रख दे रहा है, इतना मजबूत रख रहा है कि कोर्ट उसको बेल ही नहीं दे पा रही है, समझ में। तो वो डिपेंड करता है उस पर। निवारक निरोध अलग चीज़ है, ये एकदम ये है, यहाँ पे आप तो सोच भी नहीं सकते हैं। इसके तहत अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो आप तो बेल के लिए कुछ सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको बेल 3 महीना तक तो कुछ सुनवाई नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लाइन चेंज कीजिए, लिखिए निवारक निरोध कानून के तहत निवारक निरोध कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया गया हो, या रुक जाओ, जिसे गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे लिखो, जिसे गिरफ्तार किया जाता है उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। पहला, उसे अधिकतम 3 महीने के लिए उसे अधिकतम 3 महीने के लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसी में लिखना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से गठित हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से गठित सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश से सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश से सलाहकारी एडवाइजरी उसको बोलते हैं, बोर्ड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से गठित सलाहकारी बोर्ड की सिफारिशों से निरोध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। निरोध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। निरोध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, उसे, हाँ दूसरा पॉइंट, उसे निरोध करने का मतलब निरोध मतलब डिटेंशन है ना, उसे निरोध करने का कारण जानने का अधिकार है। कारण जानने का अधिकार है। लेकिन जनहित में कुछ तथ्यों मतलब फैक्ट, कुछ तथ्यों को नहीं भी बताया जा सकता है।
कुछ तथ्यों को नहीं भी बताया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट लिखिए, निरोध किए गए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध अपने गिरफ्तारी के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। समझ में? तो यहाँ पे है गिरफ्तारी, है ना। गिरफ्तारी से जो है तो जो है ये है कि गिरफ्तारी से जो है संरक्षण तो आपको दिया गया है, लेकिन निवारक निरोध से भी, डिटेंशन से भी आपको जो है संरक्षण दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को डिटेंशन किया जाता है तो उसको भी जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो हमारा संविधान सोचो कितना लिबरल है। एक आतंकवादी जो आतंकवादी घटना करने जा रहा हो या किया हो, तो वैसे व्यक्ति को भी अरेस्ट करने के बाद भी हम उसको कुछ राइट्स दे रहे हैं। हमारा संविधान राइट्स दे रहा है। एक नक्सली को मान लीजिए कि एक नक्सली है और उसको जो है मान लीजिए कि जो है गिरफ्तार किया या क्राइम करने जा रहा है, या मान लीजिए सुरक्षा बलों पर हमला करने जा रहा है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, तो उसको भी अधिकार हम देते हैं। कोई अलगाववादी है, उसको भी अधिकार देते हैं। तो ये अधिकार हमारा संविधान देता है, और संविधान हमारा कितना लिबरल है जो अधिकार देता है आप अपना बात रखने को। पहला क्या है अधिकार, किसी को भी निवारक निरोध के तहत जो है किसी को अगर डिटेंशन किया जाता है तो उसको पहला अधिकार है, किसी भी डिटेंशन किए हुए व्यक्ति को मैक्सिमम 3 मंथ तक ही रखा जा सकता है। समझ में? 3 मंथ। किसी भी व्यक्ति को अगर आपने डिटेंशन किया है, किसी व्यक्ति को, है ना, निरोध किया है, कस्टडी में ले लिया है, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 3 मंथ तक मैक्सिमम। लेकिन इसमें एक क्लाउज है, लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति को और डिटेंशन में रखना है, पुलिस को लगता है कि और डिटेंशन में रखना है, तब वो उसका अवधि बढ़वा सकता है। लेकिन कब कैसे बढ़ेगा अवधि? मान लीजिए इस पुलिस को लग रहा है कि 3 मंथ में इस व्यक्ति से जो हमको जानकारी प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो इस व्यक्ति को जो है 6 मंथ का जो है इसका जो है रिमांड की अवधि या डिटेंशन की अवधि कर दिया जाए। तो मैक्सिमम तो 3 मंथ ही है तो रखने का, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा उसको। या मान लीजिए आपने अगर उसका जो है प्रूफ मिल गया आपको, तो आप कोर्ट में पेश करके उसको सज़ा दिलवा दीजिए, या तो फिर उसको बेल पाने का अधिकार हो जाएगा। लेकिन पुलिस अगर जो है उसका अवधि बढ़ाना चाहता है, 6 मंथ के लिए करना चाहता है, तो 3 मंथ के बाद का जो अवधि है उसको कैसे बढ़वा सकता है? तो वो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से बना जो जज है, ठीक है, जो जज से बना जो है एक एडवाइजरी जो है एडवाइजरी बोर्ड होगा, ठीक है। ये एडवाइजरी बोर्ड के सामने जो है पुलिस को रखना पड़ेगा कि हम इसका जो है अवधि बढ़वाना चाहते हैं। अगर ये एडवाइजरी बोर्ड सहमत हो जाता है, उसको लगता है कि अवधि बढ़ा देना चाहिए, तो बढ़ा देगा, और नहीं तो खारिज भी कर देता है, बोला कि नहीं अब इसका अवधि नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो 3 मंथ तक ही इसका हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये बाउंडेशन है
कि आप 3 मंथ के बाद जो है अगर आपको बढ़ाना है तो एडवाइजरी बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सुरक्षा दिया गया है। दूसरा है कि आपको कारण जानने का यहाँ भी अधिकार है। यहाँ भी दूसरा में है कि आप जो है कारण जान सकते हैं कि आपको जो डिटेंशन किया गया है, जो निरोध किया गया है, क्यों किया गया है ना। कारण जानने का अधिकार है, लेकिन ये आपका अधिकार दिया गया है, इसमें संरक्षण है। लेकिन इसमें भी एक क्लाउज है कि अगर जो है जनहित में बताना आवश्यक नहीं हुआ तो आपको नहीं भी बताया जा सकता है कारण। गिरफ्तारी वाला में है कि कारण बताना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि अगर मान लीजिए कारण बता दें तो हो सकता है कि खुल जाए, जो भी मान लीजिए जो गुप्त चीज़ें हैं उस हो सकता बाहर आ जाए। तो इस आधार पर जो है आपको कारण नहीं भी बताया जा सकता है, कुछ फैक्ट आपको नहीं भी बताया जा सकता है कि भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, लेकिन आपको कारण जानने का अधिकार है। और तीसरा जो है अधिकार है, आप जो है अपील कर सकते हैं। आप अपील जो है कर सकते हैं, किसी आपको जो डिटेंशन किया गया है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। ये आपको अधिकार जो है दिया गया है अपील करने का। तो देखिए ना, कसाब भी जो है केस लड़ा। हमको मालूम है कि कसाब जो है आतंकवादी था, मालूम था ना, गोली चलाया, वीडियो उसका वीडियो जो है विजुअल भी आया, लेकिन फिर भी उसको मौका दिया हम केस लड़ने का, अपील भी किया। और अपील में जो है उसने कोशिश किया कि भाई हम निर्दोष हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, सबूत उसके पास नहीं था, तो उसको दंड दे दिया गया। तो यहाँ पे हमारा जो है संविधान बहुत लिबरल है कि जो है एक आतंकवादी को भी जो है अपील करने का अधिकार देता है। ये मालूम जानते हुए कि वो व्यक्ति आतंकवादी है, उसने ये कार्य किया है, उसके बावजूद भी उसको अपील करने का अधिकार दे दिया जाता है। क्लियर। तो ये 3 तरीके का जो है राइट्स है प्रिवेंशन डिटेंशन में, और 3 तरीके का राइट्स है अरेस्ट करने में। गिरफ्तार करेगा तो उसके लिए अलग राइट्स है, और प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत अगर आपको अरेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए अलग राइट्स है। क्लियर, समझ में आ गया? आ जाए सबको समझ में? चलो अब लाइन चेंज कीजिए, लिखिए वे विषय जिस पर केवल, लाइन चेंज करके लिखो नेक्स्ट पॉइंट, वे विषय जिस पर केवल संघ सरकार निवारक निरोध कानून बना सकता है। कानून बना सकता है वे विषय जिस पर केवल संघ सरकार निवारक निरोध कानून बना सकता है। ए नंबर डिफेंस, हाँ ए नंबर पॉइंट लिखो, ए नंबर डिफेंस या रक्षा, बी नंबर देश की सुरक्षा, और सी नंबर विदेशी मामले। ठीक है, लाइन चेंज करो, लिखो वे विषय जिन पर संघ एवं राज्य वे विषय जिन पर संघ एवं राज्य दोनों निवारक निरोध कानून बना सकते हैं।
निवारक निरोध कानून बना सकते हैं? ए नंबर, राज्य की सुरक्षा, बी नंबर, लोक व्यवस्था, सी नंबर, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति एवं सेवाओं को बनाए रखना। समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति एवं सेवाओं को बनाए रखना। ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि निवारक निरोध तो एक टर्म है कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया है, लेकिन निवारक निरोध में उस टर्म में कोई विधि होगा तब ना, तो विधि कौन बनाएगा? तो बोला गया कि विधि जो है कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक है। तो लगभग जो है कुछ मामला ऐसा है जिस पर संसद या राज्य का विधानसभा भी विधि बना सकता है। कुछ मामला ऐसा है सिर्फ संसद ही विधि बनाएगा। जैसे हम लोग बताएं कौन सा, जैसे बताएं हम लोग डिफेंस में, रक्षा को लेकर, तो डिफेंस में अगर जो है कोई भी अगर जो है निवारक निरोध कानून बनाया जाएगा डिफेंस को लेकर, तो वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। दूसरा है देश की सुरक्षा, अब आतंकवाद से जो है सुरक्षा करना है, नक्सलवाद से सुरक्षा करना है, या मान लीजिए कोई भी ऐसा जो है इलीगल कार्य हो रहा हो जिससे देश को जो है सुरक्षा जो है खतरे में हो जाए, तो वैसे स्थिति में जो है कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगा। और तीसरा विदेशी मामले, तो विदेशी मामले पर संघ सरकार ही कानून बना सकता है। दूसरा है कि वह विषय है जिस पर संघ और राज्य दोनों बना सकता है। संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। जैसे राज्य की सुरक्षा को लेकर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मकोका, है ना, मकोका नाम सुने हैं? यूपी कोका, है ना, नाम कभी नहीं सुने सब? धन्य प्रभु आप लोग। ये सब स्पेशल कानून है स्टेट का। जैसे बोलते हैं मकोका, मकोका क्या? महाराष्ट्र राज्य जो है अपने यहाँ कोई भी आतंकवादी घटना होता है तो मकोका उसके ऊपर लगाती है। यूपी में अगर कोई घटना कानून बनता है, कोई भी आतंकवादी घटना होता है, तो वहाँ पे यूपी कोका जो है कोका जो है कानून बना हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पर लगाया जाता है, तो राज्य अपने हिसाब से जो है वो कानून बना लेती है। समझ में? तो अपने हिसाब से कानून बनाती है, राज्य में कानून बना हुआ रहता है। तो जहाँ पे राज्य में लगता है कि खतरा है आतंकवादी से, तो आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए बना देता है राज्य। कोई भी ऐसा घटना, तो पहले तो यही होता है ना, कोई भी आतंकवादी घटना होता है तो चूंकि राज्य का सुरक्षा तो राज्य सरकार के पास होता है ना। महाराष्ट्र वाला जो है 2008 में जो घटना हुआ था, 2008 का जो घटना हुआ था याद है? जो ताज होटल पे हुआ था, मुंबई में हमला हुआ था, नरीमन पॉइंट पे हुआ था। उस हमला में जो है शुरुआत में क्या हुआ था? शुरुआत में जो है तो महाराष्ट्र जो सरकार है वो अपने यहाँ जो है आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए क्या करती है? STF बनाती है, स्पेशल टास्क फोर्स। समझ में आया? STF का गठन करती है। यूपी में भी STF बना हुआ है। ठीक है। तो STF बनाया जाता है कि जो है आतंकवादी घटनाएं रोकना, वैसे क्राइम जो बहुत हो रहा है उसको रोकना, उस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए जो है STF को दे दिया जाता है। कभी कभी होता है कि STF के पास जो है ह्यूमन राइट का जो है वायलेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, ताकि वो भाई सीधे जो है बातचीत करते नहीं है, सीधे इनकाउंटर कर देते हैं, है ना। तो STF बनाया गया था। तो जब मुंबई में जब आतंकवादी